चलिए, स्वागत है। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और इस पर बातचीत करेंगे। बयानों की हम बात कर रहे थे और कांस्टेबल के मामले में दिल्ली पुलिस ने 8 युवकों में से कुछ को गिरफ्तार किया था और उन पर कुछ केस भी दर्ज हुआ था और उन पर धाराएं भी लगा दी गई थी। संतोष हमारे साथ कानून के जानकार हैं और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं। संतोष, क्या ये मुमकिन है कि आरोप सिद्ध होने से पहले चार्जेस पुख्ता कर दिए जाएं और इसके बाद उन्हें थाने भी ले आया जाए? देखिए, ऐसा है कि सीआरपीसी में एक सेक्शन है 154 जी। 154 के सेक्शन का जो डिफिनेशन है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन, कोई भी पुलिस ऑफिसर को ओरल या रिटेन कंप्लेन मिलता है तो उस रिटेन या ओरल स्टेटमेंट के मुताबिक वो एफआईआर लॉन्च करता है और उसके कंटेंट ऑफ एफआईआर, कंटेंट ऑफ स्टेटमेंट, उसके तत्व सेक्शन ऐड करके और आफ्टर रजिस्टर्ड द एफआईआर इन्वेस्टिगेशन करता है। जब एफआईआर हो जाता है तो कोई भी प्रमा फेसी केस तत्काल मान लिया जाता है जी। लेकिन अब कंडीशन ये आता है कि किसी भी व्यक्ति को हम अभियुक्त कब मानते हैं? जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके कंसर्न कोर्ट में एक इन्वेस्टिगेशन प्रतिवेदन समर्पित करती है, जिसे हम चार्जशीट कहते हैं, चालान कहते हैं। और जब चार्जशीट सबमिट होती है तो वह कोर्ट डिसाइड करता है कि इस एक्यूज के खिलाफ एविडेंस है या नहीं है, तो फिर उस रेशियो से कार्रवाई करती है। जुडिशरी का बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं, कुछ ऐसे टर्म एंड कंडीशन होता है जिसमें ये तो तय है कि आप उन्हें पकड़ सकते हैं, उन पे धाराएं भी लगा सकते हैं, ये हो सकता है। राकेश रफीक जी हमारे साथ। रफीक साहब, भीड़ की बात की गई थी कि भीड़ के द्वारा उन्हें चोट लगी और उस भीड़ में से उन लोगों ने 8 लोगों को अलग कर लिया और बताया गया कि इन्हीं 8 लोगों की वजह से उस कांस्टेबल की मौत हुई। लेकिन अगर हम आरकेएमएल की अगर डॉक्टर की बात करें, सिद्धू साहब की बात करें, उन्होंने साफ तौर पर कहा किसी तरह की गंभीर चोट के निशान नहीं थे। ये जो बयानों में मतभेद निकलकर सामने आता है, ये कहीं ना कहीं सवालों को जन्म दे रहा है। नहीं, ये तो प्रत्यक्षदर्शियों ने भी देखा जी कि भाई सिपाही भाग के आया और भागते भागते वो गिर पड़ा, यानी उसे दिल का दौरा पड़ा जी। तो उसकी 2-1 प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि उन्होंने उसकी सेवा भी करी थोड़ी सी जी। तो वो तो केवल बीमार आदमी का केस है। अब उल्टा ये सवाल होना चाहिए इनसे कि जब वो आदमी फिट नहीं था जी तो वो आदमी ऐसी ड्यूटी पे था क्यों जी। ये सवाल ये तो लाजमी बनता है कि अगर आप, जैसा कि संतोष कुमार ने भी कहा कि जब तक फिटनेस रिपोर्ट पुलिस के पास नहीं होता तब तक किसी को भी पुलिस में उस वक्त वो अपनी ड्यूटी नहीं दे सकता। और उससे भी बड़ी बात, एक उम्र दराज व्यक्ति को ऐसे मोर्चे पर क्यों भेजना जहां एक आक्रोशित युवाओं की भीड़ है? इसके लिए तो तमाम तरह के सवाल हैं। तो ये खुद इसके लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेदार बनती है। नहीं, इस बात का तो मैं आलोचना करूंगा आपका कि उम्र दराज गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए उम्र निर्धारित है। और बीमार तो मानोगे ना, बीमार भी हम इसलिए नहीं मानेंगे कि बीमार व्यक्ति कभी भी फिटनेस व्यक्ति कभी भी पुलिस डिपार्टमेंट में सर्विस नहीं कर सकता है। हाँ, बीमार है, सीएल का प्रोविजन है उसको, वो कभी भी किसी भी स्टेट में ले सकता है। संतोष जी एक तरफ से बात है, लेकिन हो क्या रहा है? नहीं, हो नहीं रहा है। रफीक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इस बात को तो जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती है, लगता है कि इन सारी बहसों, इस जो जितनी भी हम आप सबके बीच में जो बहस हो रही है, इसके पीछे हमें जाना चाहिए कि आखिर ये बहस क्यों खड़ी हुई जी। बहस का मूल कारण क्या है? अगर एक पहली बात तो जो घटना घटी वो पूरे देश और समाज के लिए बड़ी घातक और शर्मनाक घटना थी। उससे ज्यादा पुलिस, अगर वो बीमार भी था, बीमार होने के कारण जहां जो भी एविडेंस मिल रहे हैं उसमें यही पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं पहले से भी पूर्व हृदय रोग के वो शिकार थे और उसके कारण उनकी मृत्यु हुई। उस पर भी सरकार की संवेदनहीनता देखिए कि उसने जो है उस सिपाही जो देश की सेवा करते करते अपने प्राणों को दे दिया और उसके आधार पर, उसी प्राणों पर, उसकी लाश पर यह सरकार राजनीति कर रही है जी। लेकिन यहाँ पर संतोष जी ने कहा कि वो मेरी इस बात से सहमत नहीं है कि वो एक बुजुर्ग थे, उनकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा थी, क्योंकि जब तक अगर आप पुलिस में काम करें तो आपको किसी भी मोर्चे पर भेजा नहीं थे। वो 47 इयर्स के थे जी। और जो डॉक्टर सिद्धू ने कहा है वो ये कहा है कि इनके न तो गले और जो भी ज्यादा चोट नहीं थी, वो सहमे थे और हृदय से पीड़ित थे उनके। लेकिन अगर हार्ट अटैक भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कुछ और ही कह रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर डिप्टी कमिश्नर की माने तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बहुत किसी मतलब बहुत किसी बड़े भ्रष्टाचार की हालत ये है
कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मैनेज कर लेते हैं लोग भ्रष्टाचार करके, छोटे छोटे साधारण लोग जी, और अपने पक्ष की रिपोर्ट बनवा लेते हैं। इसमें तो यहाँ तो भैया इतना बड़ा प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है जी, कि जब वो फंसने लगे अपनी बात में प्रत्यक्षदर्शियों के बयान से जी, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तो मैनेज कर ही सकते हैं जी। लेकिन अब जो सिनारियो निकलकर सामने आ रहा है, हम सब ये बात मान रहे हैं कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सवालों के घेरे में है। लेकिन अगर ये बात पुख्ता हो जाती है, चूंकि अब जांच की बात भी कह दी गई है, लेकिन ये जांच कितनी सही तरीके से होगी इसमें भी सवाल है। लेकिन अगर ये बात पुख्ता हो जाती है तो दिल्ली पुलिस कितने बड़े सवालों के घेरे में घिरेगी यहां पर? नहीं, देखिए, सवालों के घेरे में तो सिस्टम पूरा है जी। अब पुलिस एक्ट और सारे सिस्टम को बनाया जो सीआरपीसी वगैरह ने, उसमें चेंज करना पड़ेगा। इनके इस बात में चेंज करना पड़ेगा कि नागरिकों का सम्मान करना है, उसके हिसाब से चलना है जी। तो ये तो चेंज तो सारे लाने पड़ेंगे। ये तो एक छोटी बात है जी कि आज क्या हो रहा है, लेकिन जो जन आक्रोश देश अब लोकतंत्र के रास्ते पे, अगर नौजवान जी किसी मूल सवाल पे अगर 50,000 नौजवान इकट्ठा हो जाता है, तो अब इन राजनेताओं को समझ लेना चाहिए कि अब देश में वास्तविक लोकतंत्र लाना पड़ेगा। ये सब हथकंडेबाजी नहीं चलेगी। अंग्रेजों ने बहुत चला लिया, आप भी इतने साल से चलाते रहे। इसको हटा के आपको वास्तविकता में जाना। जी, पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं सर। और मैं ऐड करना चाहूंगा कि आज भी हमारे देश में जो संविधान में जो कानून है पुलिस का, वो 1857 वाला ही है जी। वो ही अंग्रेजों के जमाने का है वो। इसके ऊपर कई बार बहस भी हुई है और कई बार इस पर सवाल भी उठाए गए हैं, लेकिन इस पर कभी गंभीरता से विचार नहीं किया गया। हो सकता है ये नेताओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता हो, इसलिए इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं समझता। अभी अगर हम अब बात करें इस पूरे रिपोर्ट की और इस पूरे घटनाक्रम की, तो कहीं ना कहीं इसमें फायदे की बात सामने आती है। कौन फायदा चाह रहा है? क्या प्रदेश सरकार अपने फायदे की राजनीति कर रही है? क्या दिल्ली पुलिस अपने नाक को बचाने के लिए ये सब कर रही है? या जो केंद्र सरकार है वो चाह रही है कि किसी तरह से इस मामले से अपने हाथ को खींचा जाए और इस मामले पर एक आहिस्ते से पर्दा डाल दिया जाए? रफीक साहब, सबसे पहले आपसे ये जवाब। मूल बात तो इसमें केंद्र सरकार की है जी। केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन हो रहे हैं और वो घिरी हुई है चारों तरफ से जी। तो केंद्र सरकार जो है इस आंदोलन को समाप्त कराने के लिए अपने हथकंडे चल रही है जी। और पुलिस को तो मोहरा बनना पड़ता है जी। आज भी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वहां से लौट के आए जी, और वो बात कह रहे हैं कि हमने 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जी। पुलिस का व्यवहार जनता से खराब है, सीआरपीसी पुराना है जी। ये सब बात अपनी जगह है, लेकिन अपनी जगह कई बार सामने भी आई है, सामने आई है। लेकिन जो राजनीतिक नेताओं का सवाल है, हमारा तो प्रश्न ये है जी कि जिस देश के 50,000 नौजवान खड़े हो वोट क्लब पे जी, तो उस देश के किसी सरकार चलाने वाले राजनेता में इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि उनसे सीधा सा बात करे जी? क्यों इंतजार कर रहा है प्रतिनिधियों का जी? हमने तो शेख अब्दुल्ला को देखा कि कश्मीर में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, शेख साहब गए और बस के ऊपर चढ़ गए और संबोधित कर दिया, जनता शांत हो गई, लोग चले गए घर पे। ये नेता होते हैं। देखिए, यहाँ नेता की ताकत होती है। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। मुझे यहाँ पर जो दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आंदोलनकारियों की तरफ से भी एक संयुक्त विचार मंच टाइप में ऐसा कुछ निकल करके नहीं आया, जिसका ये भी परिणाम हो सकता है जी। जो नहीं, कहीं ना कहीं एक संतोषजनक लोग उत्तर चाह रहे थे। अपने जो भावनाएं उनके दिल में उमड़ रही थी, जो आक्रोश था, उसको वो सरकार के साथ जोड़ना चाह रहे थे। मुझे ऐसा महसूस होता है। अगर वो भावनाएं जुड़ जाती, अगर वो संवेदनाएं जुड़ जाती सरकार और उनकी जनता के बीच, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आंदोलन ठंडा पड़ जाता। क्या ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, ठंडा पड़ जाता नहीं, इस आंदोलन का समाधान हो जाता। सरकार एक सॉल्यूशन देती, सरकार ये तो दिखाती कि भाई 50,000 सहानुभूति, एक सॉल्यूशन की जरूरत है। बहुत सही कहा आपने। तो हम सत्र बुला रहे हैं जी। सवाल ये है कि तुरंत तो समाधान कुछ नहीं है, लेकिन सत्र बुला रहे हैं जी। या हम सीआरपीसी में परिवर्तन करेंगे जी, या हम इन लोगों को तुरंत सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू कर रहे हैं कल से ही जी। कल से इसकी सुनवाई करेंगे जी। सरकार को कोई कदम तो उठाना चाहिए था इतने बड़े जन। एक चीज जान लीजिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट आज से नहीं 2001 से ही चल रही है। इंडिया के विभिन्न स्टेटों में फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रही है।
इसलिए ये अगर कोई कह रहा है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन की मांग कर रहे हैं तो शायद उसे जानकारी नहीं होगा जी। इस मसले पर फास्ट ट्रैक दिल्ली स्टेट में भी है, बहुत सारे मांग ये की जा रही है, संतोष जी मांग ये की जा रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हो, जल्द से जल्द फैसला। नहीं, मैं आपको बता दूं, वहां जो भी जनता आए थे इस पर्पज से नहीं आए थे कि इस केस का सॉल्यूशन फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाया जाए। लोग इसलिए आए थे कि इस तरह का जो गैंग रेप हो रहे हैं उसके लिए सजाए मौत का प्रावधान हो, इसलिए आए थे। तो क्या ये संभव है? अर्जेंट केस के लिए नहीं आए थे कि सिर्फ इस केस का ही ट्रायल हो, इस बात के लिए नहीं आए थे। लोग इसलिए आए थे कि हमारे देश में गैंग रेप हो रही है, गैंग रेप के जो एक्यूज हैं उनको सजाए मौत दी जाए, इसके लिए लोग यहाँ पर आए थे और इसके लिए पार्लियामेंट बना सकते हैं। संतोष जी, ये जो मसला है, लोग तो आक्रोश में आते हैं जी, लोग तो अन्याय होता है उसका प्रतिकार करने आते हैं। वहां खड़े हुए लोग अपने आक्रोश को सर्वोच्च स्वर देने की कोशिश करते हैं जी, लेकिन आप डायलॉग करेंगे तो बात हो सकती है जी। ऐसा नहीं है कि उन्हें फांसी दी जाए इसलिए लोग वहां आए थे। नहीं, लोग तो आक्रोश में आए कि गलत हुआ। अगर एक मिनट आप व्यवस्था बनाए, गलत के लिए हम बलात्कार जैसे संगीन अपराध के विरोध में एक सख्त कानून की मांग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमारे बिल्कुल लोगों का यही डिमांड था कि उसे कठोर से कठोर सजा का प्रावधान हो। इसीलिए हम लोग भी वहां पर गए थे, मोर देन पीपुल गया था इस पर्पस के लिए। ये नहीं गए थे कि 6 लोगों का एक्यूज है उसको फांसी दे दिया, इसलिए नहीं गए। चलिए, तो इसके लिए भी कोई आश्वासन नहीं आया। संतोष जी, एक समय हमारे पास कम है, एक छोटा सा सवाल सबसे पहले रफीक साहब से, कौन झूठ बोल रहा है? रफीक साहब, अगर हम एक साफ तौर पर खाका तैयार खींचने की कोशिश करें तो किसकी झूठ है ये पूरी तौर पर? नहीं, सिपाही वाले मसले में तो सरकार और प्रशासन झूठी बोल रहा है जी। विद्यार्थी साहब, आप क्या कहेंगे? पंकज, मैं तो यहाँ पर यही कहूंगा कि यहाँ पर सरकार और तंत्र दोनों एक हैं और दोनों मिल करके पब्लिक के साथ खेल रहे हैं और ये खेल उचित नहीं है, जो आने वाले कल के लिए देश और समाज दोनों के लिए घातक है। संतोष जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? कौन झूठ बोल रहा है? दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार को पद से हटाने के लिए दिल्ली राज्य सरकार की एक साजिश है जी। ये छोटी साजिश तो बिल्कुल साजिश वाली बात। मेडिकल ऑफिसर जिसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया दिल्ली गवर्नमेंट की इशारे पर किया है, उसे नीरज कुमार जी को हटा ही देना चाहिए। 100% जो आप कर रहे हैं, डॉक्टर, क्योंकि एक डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है, जब तक कोर्ट में सबमिट नहीं हो किसी भी इन्वेस्टिगेशन को लीकेज करना एक अपने आप में अपराध है। हमारा कहने का मतलब है कि डॉक्टर दिल्ली सरकार और अगर लग रहा है इसी बात, इसकी मेडिकल बोर्ड बैठा लिया जाए, इस पर मेडिकल बोर्ड के तहत इसकी जांच कराई जाए जी। दोनों में बड़ा अंतर है, डॉक्टर की रिपोर्ट और नीरज जी, डॉक्टर के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत बड़ा फर्क है। कहीं ना कहीं अगर पुलिस कमिश्नर है, बोर्ड बैठा करके उसकी गाइडलाइन दिया जाए कि यह रिपोर्ट, चूंकि डॉक्टर का स्टेटमेंट आया है तो नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो अपने जी। और चूंकि यहाँ पर अगर इस दोनों में फर्क है तो कहीं ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। अगर इस गड़बड़ी को किसी के दबाव में अंजाम दिया गया या झूठ बोला गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से, तो यह भी एक अपराध की श्रेणी में आता है, जो कि न सिर्फ लोकतंत्र में देश की जनता को गुमराह करने की श्रेणी में आएगा, बल्कि भावनाओं के साथ खिलवाड़ के तौर पर भी इसे देखा जाएगा। बहरहाल, हमारे तीनों मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और हमारे साथ वक्त निकालने के लिए। तो बड़ा सवाल जो निकलकर सामने आता है वो ये है कि अगर दिल्ली पुलिस का ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर झूठा साबित हुआ या इसमें कुछ गड़बड़ियां उजागर हुई, अगर डॉक्टर सिद्धू जो हैं RKML में, उनके बयान को अगर तरजीह मिली या उनके बयान में सच्चाई पाई गई, तो दिल्ली पुलिस क्या करेगी? खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।